इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी संरक्षी तथा असंरक्षी बल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। इसका थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके थ्योरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। देखिए, ये टॉपिक पे पहले आने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझा देता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो ही ना। देखिए, संरक्षी तथा असंरक्षी बल। तो पहले संरक्षी और असंरक्षी को भूल जाइए, पहले इस पे फोकस करिए। बल यानी ये किसी बल के बारे में बात कर रहा है, ये बल की एक कैटेगरी है। तो कोई भी बल कब संरक्षी होगा, कब असंरक्षी होगा, इसके लिए हमें पहले आना पड़ेगा वर्क पे। क्योंकि देखिए, बल जो है, बल से होता है कार्य। आप सभी लोग जानते हैं वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। तो अगर किसी बल के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बल के द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर न करे जिस पथ के अलोंग कार्य किया गया हो, तो ऐसे बल को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। डिफाइन कर रहे हैं हम लोग बल को, संरक्षी और असंरक्षी, लेकिन डेफिनेशन किस पे निर्भर कर रहा है, वर्क पे। यानी वर्क जो है वो बिना, जो कार्य है वो बिना बल के तो होगा नहीं। तो जो बल, यानी इस बल से किया गया कार्य अगर उस पथ पर निर्भर न कर रहा हो जिस पथ के अलोंग पार्टिकल को डिस्प्लेस करके कार्य किया गया है, तो ऐसे बल को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। लेकिन यदि किसी बल से किया गया कार्य उस पथ पे निर्भर करे जिस पथ के अलोंग पार्टिकल को विस्थापित किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है, तो ऐसे बल को हम लोग असंरक्षी बल कहते हैं। ये इसका पहला डेफिनेशन हुआ। एक और तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, वो दूसरा वाला बीच में आएगा, मैं आपको वहां समझाऊंगा। अब थोड़ा सा इसका, जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट बी है। अब इस बी पे हमें इस पार्टिकल को खिसका के लाना है। तो आप इसको तब तक नहीं खिसका पाएंगे जब तक आप इस पे बल न लगाएं। तो चलिए, यहाँ पे कोई बल लगाया जाता है, और मान लीजिए मैं बल लगाते लगाते ये इस रास्ते से इसको घुमाते घुमाते यहाँ पे पूरा बी पे लाया, तो मुझे कार्य करना पड़ा W1। ठीक, ये मैंने पहला रास्ता अपनाया, इस पिंड को यहाँ से विस्थापित करते करते, डिस्प्लेस करते करते मैं यहाँ तक लाया, तो मुझे कार्य करना पड़ा W। ठीक, W1 कोई वैल्यू आएगी। मान लीजिए वर्क किया गया है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं 100। अब मैं एक दूसरा रास्ता लेता हूं, और इसी पिंड ए को यहाँ ए से खिसकाते खिसकाते इस बार मैं केवल इसी रास्ते से यहाँ बी पे लाता हूं। तो यहाँ पे इस बार जो दूसरा रास्ता मैंने अपनाया है, मान लीजिए इस पे वर्क करना पड़ा W2। तो अब याद रखिएगा, जिस बल के अधीन मैंने इस पिंड को खिसकाते खिसकाते पॉइंट बी पे लाया है, अगर वह बल संरक्षी हुआ तो वर्क W1 बराबर W2 होगा। दोनों वर्क बराबर होंगे। भले ही आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि ये रास्ता बड़ा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा लग रहा होगा ये रास्ता छोटा है, तो ऐसे में ये दोनों कार्य बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर बल संरक्षी होगा, कंजर्वेटिव होगा, तो वो पथ पे निर्भर नहीं करेगा। आप चाहे कोई रास्ता लीजिए, अगर आप सेम पॉइंट से शुरू करके, सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू करके इसका अंतिम बिंदु सेम है, देखिए तीनों रास्ते में पिंड को ए से शुरू करके बी पे डिस्प्लेस किया गया है और वर्क निकाला गया है, तो इसमें भी वर्क अगर W3 हो तो ये भी बराबर ही होगा इसके, अगर बल संरक्षी हुआ तो। ठीक है, इस पथ पे निर्भर नहीं करेगा। लेकिन अगर बल असंरक्षी हुआ तो इस पथ पे निर्भर करेगा, और तीनों वर्ग ये आपस में बराबर नहीं होंगे। वो देखना पड़ेगा कि किस रास्ते से ज्यादा काम हुआ, किस रास्ते से कम काम हुआ, वो सब बात की बात है। बस पहले आप लोग ये डेफिनेशन दिमाग में बिठाइए कि संरक्षी और असंरक्षी बल को हम लोग किस आधार पे डिफाइन कर रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। एक एक चीज को दिमाग में बिठा के बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, एग्जांपल से पूरा समझाऊंगा। चलिए थोड़ा सा नोट्स मेकिंग देख लेते हैं, एग्जांपल अभी बीच में आएगा तो समझाऊंगा।
A force is said to be conservative if the work done by it in moving particle from one point to another point depends only on these points and not on the path followed. वही चीज जो मैंने बताया, उस बल को संरक्षी बल कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर न करके केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। डायग्राम में समझा चुका हूं। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु, फाइनल यानी अंतिम बिंदु सभी रास्तों में बराबर होना चाहिए। इस पिंड यहाँ पे एक पार्टिकल था, इसको पहले रास्ते से खिसका के मैं बी पे लाया तो वर्क करना पड़ा W1। एक और रास्ता मैंने लिया, दूसरे रास्ते से खिसकाते खिसकाते बल लगा के बी पे लाया तो कार्य करना पड़ा W2, और तीसरे रास्ते से भी खिसका के यहाँ तक लाया तो कार्य करना पड़ा W3। ऐसे केस में इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, यदि बल संरक्षी हुआ तो ऐसे में तीनों कार्य बराबर होंगे। ठीक, पथ पे निर्भर नहीं करेगा, केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे निर्भर करेगा। बात समझ में आए? अब इसी चीज को जरा सोचिए कि अगर प्रोसेस साइक्लिक हो तो क्या होगा। साइक्लिक मतलब आप समझ रहे हैं, ए से मैंने शुरू किया, पार्टिकल को खिसकाते खिसकाते मैं यहां तक लाया, लेकिन यहां पे रुका नहीं, अब मैं उल्टा वापस यहां से पार्टिकल को खिसका के उसी पॉइंट पे ले गया जहां पे पार्टिकल पहले था। तो अगर ऐसा है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो पूरे एक साइकिल में किया गया वर्क 0 होगा। ठीक है, कैसे? यहां पे देखिए, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो W1 बराबर W2 होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। क्यों निगेटिव? क्योंकि इस वाले में रास्ते में मैं A से B तक ले गया और दूसरे रास्ते में वापस B से A तक ले गया। तो अगर यहाँ पे कार्य W1 मिला तो यहाँ पे माइनस W1 होगा, बराबर होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, उल्टा हो गया, तो इसमें W1 बराबर माइनस W2 होगा और ऐसे में W1 प्लस W2 बराबर 0। यानी साइक्लिक प्रक्रम में अगर उसी पार्टिकल को घुमा के वापस उसके प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट पे ला दिए तो पूरे साइकिल में किया गया टोटल वर्क W1 प्लस W2 क्या होगा? 0 हो गया। तो यहां से एक और परिभाषा निकला, that means in the case of cyclic process, if the force is conservative, then the total work done in one complete cycle is always 0। यानी चक्रीय प्रक्रम में संरक्षी बल के द्वारा एक पूरे चक्र के लिए किया गया कुल कार्य 0 होता है। समझ में आया? तो यहां से एक और परिभाषा बन गया कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स के अधीन एक पूरे साइकिल में किया गया टोटल कार्य 0 होता है, टोटल वर्क डन 0 होता है फॉर ए कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ एग्जांपल पे, अब जाके आपको क्लियर होगा ना। ऑल पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी ऐसे फोर्स जो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, ये कहां पे लगता है? स्प्रिंग में लगता है। जब स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो प्रत्यानयन बल लगता है ना, स्प्रिंग प्रत्यानयन बल लगा के अपने प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगा तो जो बल लगता है प्रत्यानयन बल। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान देना है और इसी पे मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है फोर्सेस की, सेंट्रल फोर्स, जिसे केंद्रीय बल कहते हैं। ध्यान रखिए, ये फोर्सेस की एक कैटेगरी है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों के दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स में आते हैं, केंद्रीय बल में आते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल क्या होता है ये आपको डिटेल में आगे पढ़ना है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा केंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। बस यहाँ पे आप ये जानिए कि सेंट्रल फोर्स फोर्सेस की एक कैटेगरी होती है और जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं सभी कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल होते हैं। अब हम आते हैं इस चीज को एग्जाम्पल से समझने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए खड़े हैं और आपके हाथ में एक ये पार्टिकल है, पिंड है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो चलिए इस पार्टिकल को हम लोग एक चक्रीय प्रक्रम में ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन देखते हैं कि क्या नेट में टोटल वर्क 0 आता है कि नहीं। तो आपके हाथ में ये पार्टिकल है और आप इस पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो चलिए, आपने इस पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका, ये मान लीजिए पॉइंट ए है यहाँ, और आपने ऊपर की ओर फेंका तो किसके अगेंस्ट फेंका? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फेंका। तो यानी वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे ये बी पे आ गया, तो मान लीजिए आपने 100 जूल का कार्य किया प्लस में,
अब जब ये पार्टिकल बी पे आ गया तो अब ये वापस बी से वापस ए तक आएगा अपने आप। जब आपने फेंका अपने हाथ से तो पार्टिकल ऊपर तक जाएगा जरूर, लेकिन एक पॉइंट बी पे जाके वापस लौट के आपके हाथ में आएगा, तो उतना ही वर्क आपको वापस मिल जाएगा, उतना ही वर्क आपको वापस। देखिए इस वाले केस में आपने पार्टिकल पे वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट 100 जूल, यानी फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल ही है, लेकिन ये बी से ए में आने में आपने कार्य नहीं किया, ये कार्य आपको मिला, पार्टिकल ने खुद कार्य किया। ठीक है, पार्टिकल पे कार्य नहीं हुआ, पार्टिकल ने खुद, तो ये 100 जूल माइनस में मिला, तो एक पूरा साइकिल ए से बी और बी से ए का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो प्लस 100 जूल माइनस 100 जूल, नेट में वर्क कितना मिला? 0। समझ में आया? और ये ना, अब ये कंजर्वेटिव माने ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन जो भी वर्क होगा वो पाथ पे निर्भर नहीं करेगा, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे निर्भर करेगा। और इसमें हवा का फ्रिक्शन और ये सब चीज को नेग्लिजिबल माना गया है। ये जो मैंने फेंका ना, तो हवा का फ्रिक्शन जो है इसको नेग्लिजिबल मानिएगा, इवन 0 मानिएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। फ्रिक्शन को शामिल कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा तो फिर मैटर नॉन कंजर्वेटिव में चला जाएगा, फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ऐसा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव। अब इसके कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पॉइंट वाइज। अच्छा, ऑल पोजीशन डिपेंडेंट समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे फोर्सेस जो पोजीशन पे निर्भर करते हैं। अभी आपको नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, जो वेलोसिटी पे निर्भर करते हैं। कौन? वो स्टेप बाय स्टेप, अभी नहीं, बीच में से नहीं, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के चारों ओर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग से कुछ लगेगा, नहीं, वो पोजीशन पे निर्भर करता है, आर पे। आप जानते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2/r²। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है? 1/4πε0 q1 q2/r²। तो यहाँ देख रहे हैं ये फॉर्मूला, अगर m1 m2 को कांस्टेंट ले लिया जाए तो ये केवल और केवल पोजीशन डिपेंडेंट है, पोजीशन पे निर्भर कर रहा है। इसमें भी वही केस है, पोजीशन डिपेंडेंट ये सब फोर्सेस है। समझ में आया? तो ये सब पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं ज्यादातर, संरक्षी बल। आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। यदि किसी पिंड पर कंजर्वेटिव फोर्स कार्य कर रहा हो तो एक पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य होता है। कार्य वाला तो मैंने समझा दिया था, एक पूरे साइकिल में वर्क जो है, टोटल वर्क क्या होता है? शून्य होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मैटर है? सुनिए, आप यहाँ पे खड़े थे, आपने इस पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका, तो ऊपर की ओर फेंका, तो जब ये आपके हाथ में था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कुछ रही होगी, वैसे तो 0 ही थी, आपके हाथ में थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। जब ये पॉइंट बी पे गया और पॉइंट बी से वापस इसी पॉइंट ए पे आएगा, तो वापस से इसकी काइनेटिक एनर्जी आपके हाथ में क्या हो जाएगी? 0। यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगी? 0। इसको एक दूसरे तरह से लीजिए, 0 मत लीजिए। मान लीजिए जैसे ही आपने यहाँ पे इस पार्टिकल को फेंका था तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड थी। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएगा, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है तो घटता जाएगा। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट बी पे 0 हो जाएगी और फिर से ये पलटी मारेगा। जैसे यहाँ पे बीच में आया तो मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड था, और ऊपर बढ़ा तो 1, और यहां तक 0 हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और ये वापस नीचे गिरना शुरू होगा। फिर 0 से बढ़ के यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ पे जब ये आपके हाथ तक आएगा तो वापस किससे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 10 - 10 वापस कितना आ गया? 0। समझ में आया ना? यानी एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात की जा रही है। जब पार्टिकल उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से वो चला था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में होने वाला चेंज 0 होगा और उस पूरे साइकिल के लिए टोटल वर्क भी 0 होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में बी एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स को उस फिर संबंधित पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप जानते हैं एक गुरुत्वीय विभव भी होता है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जब ग्रेडियंट निकाल के उसमें नेगेटिव साइन ले लीजिए, माने नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे,
पोटेंशियल एनर्जी, तो वो फोर्स को देगा, वो फोर्स आएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, बट इसका जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो ओवरऑल वेक्टर आएगा और वो फोर्स आएगा। समझ में आया? यानी ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है, इसको डेल ऑपरेटर के साथ इसका ऑपरेट करा के ग्रेडियंट निकालिए तो फोर्स देगा। क्लियर? ये अभी आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछता है कि सो दैट कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कभी कभी स्केलर फंक्शन भी बोल देता है। तो ये अलग से मैं क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को करवाऊंगा इसका प्रूफ। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज कंजर्वेटिव देन कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल हमेशा 0 होता है। मैं तो जब स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाता हूं इस लाइन को या इस प्रॉपर्टी को, तो मैं बोलता हूं कि इसका टैटू बनवा लो अपने माथे पे। समझ में आया? टैटू बनवा लीजिए कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल हमेशा 0 आता है। यानी अगर कोई फोर्स है, अगर आप उसका कर्ल निकालते हैं यानी डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा 0 आएगा। अब 0 आने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फोर्स का कर्ल 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ उस फोर्स के अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपी हुई है। उस फोर्स के अंदर किसी भी प्रकार के कर्ल यानी घुमावदार करने की प्रॉपर्टी नहीं छुपी हुई है। इसका मतलब समझाता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हर बार एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स को पकड़िए, गुरुत्वीय बल को। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल 0 होगा, वो तो डेफिनेटली 0 होगा। तो इसका रियल लाइफ में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? देखिए रियल लाइफ में ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि जब कोई पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में गिरता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में गिरता है क्योंकि उसका कर्ल 0 है। अगर कर्ल 0 नहीं होता तो इस फोर्स के अंदर एक टॉर्क छुपा होता, एक बल आघूर्ण छुपा होता, एक रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपा होता। और अगर कोई भी पार्टिकल फ्रीली इसके अंदर गिरता तो उस पार्टिकल को घुमा देता, रोटेट कर देता, कर्ल कर देता। यानी कि पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते स्पाइरल बन के यहाँ पे गिरता, पर ऐसा तो है नहीं, वो तो सीधे गिरता है। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसका कर्ल 0 होता है, यानी उसमें कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपी होती है। इसी प्रकार कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये अगर प्रतिकर्षित करेगा तो एक सीधी रेखा में दूर प्रतिकर्षित करेगा, अगर नेगेटिव को आकर्षित करेगा तो एक सीधी रेखा में अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसको घुमाते घुमाते अपनी ओर खींचेगा। समझ में आया? क्योंकि उसके अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका भी कर्ल 0 होता है। तो अब आप बोलेंगे कोई ऐसा भी प्रॉपर्टी बताइए जिसका कर्ल नॉन जीरो होता है, तो है ना अपना मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घुस जाए, कोई भी चार्ज पार्टिकल घुस जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। बात समझ पा रहे हैं ना? ये आप लोग जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर कर जाए तो उसको रोटेट कर देता है। स्पाइरल पाथ पे या सर्कुलर पाथ पे उसका पाथ चेंज कर देता है, उसको रोटेट करने की उसमें प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल 0 नहीं होता। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा फील्ड हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे F की जगह ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ U भी रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम लोग अपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? असंरक्षित बल। A force is said to be non-conservative if the work done in taking the particle from one point to other it depends on the path. शुरू में ही बता चुका हूं, यदि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करे तो उस बल को असंरक्षित बल कहते हैं। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाएंगे, थोड़ा बस धैर्य रखिए। देखिए मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी। अब जो है हम जो भी पाथ फॉलो करेंगे, 3 पाथ मैंने फॉलो किया, तीनों पाथ के अलोंग किया गया वर्क W1, W2, W3 है। यदि ये जो वर्क किया गया है, ये जो कार्य किया गया है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण किया गया है, के साथ किया गया है, तो तीनों वर्क बराबर नहीं होंगे। तो अब आप बोलेंगे सर एग्जांपल दीजिए, अभी दे रहे हैं, सुनिए। सभी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स जो होते हैं बल, वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। समझिए, ऐसे बल जो वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं, यानी ऐसे बलों का जन्म ही वेलोसिटी के कारण होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल, जैसे विस्कस फोर्स श्यानता बल,
एक्सचेंज फोर्सेस इन न्यूक्लियर फिजिक्स, फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस। आप देख रहे हैं इन सभी में जो बल का जन्म होगा, जैसे मूविंग चार्जेस के बीच में जो बल जन्म होगा वो मैग्नेटिक फोर्स जन्म होगा। अरे भाई दो दो मूविंग चार्ज, जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब तक कोई चार्ज स्थिर होता है उसके द्वारा केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। जैसे ही वो चार्ज गति करने लगता है, मूव करने लगता है, तो मूविंग चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होगा ही होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा हुआ? जब तक चार्ज स्थिर था तब तक नहीं पैदा हुआ। जब वो गति करने लगा, वेलोसिटी इन्वॉल्व हुआ उस चार्ज में, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैग्नेटिक फोर्स पैदा हुआ। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर हुआ? चार्ज जब तक स्थिर है तब तक उसको स्थिर वैद्युत क्षेत्र केवल पैदा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उससे जुड़ा होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जबकि मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्लियर? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव, हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, ये ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज है। जो लॉरेंट फोर्स होता है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, लेकिन फिर भी ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है लेकिन ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये चीज आप लोग अपवाद में एक चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज ना क्लैरिफाई आप लोगों को कर देना चाहता हूं। यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मूविंग चार्जेस या फिर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी बस आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि लॉरेंट फोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, बट जो लॉरेंट फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड में भी कई कैटेगरी हैं और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो कई कैटेगरी हैं तो उसमें कुछ कैटेगरी कंजर्वेटिव और कुछ नॉन कंजर्वेटिव दोनों में आती है। ठीक, इसीलिए अभी आप लोग इन एग्जाम्पल को समझने के लिए केवल इन दोनों पे फोकस करिए। ठीक, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको मैं आगे आप लोगों को और समझाऊंगा। आप लोग इसको एग्जाम्पल को और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं ये फ्रिक्शनल और विस्कोस, देखिए विस्कोस यानी श्यानता बल, जब तक पानी स्थिर रहेगा तब तक श्यानता बल का कोई मतलब नहीं है। जब दो पानी के लेयर्स में टकराव होता है तब जाके ये विस्कस फोर्स उत्पन्न होता है, यानी वेलोसिटी के कारण ये आता है। फ्रिक्शन फोर्स भी जब तक गाड़ी खड़ी है रोड पे तब तक कोई फ्रिक्शन का मतलब नहीं है, जब तक गाड़ी चलनी शुरू नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर फ्रिक्शन का जन्म नहीं होगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सब वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब आप सोचेंगे कि इन फोर्स के कारण जो वर्क है वो पाथ पे कैसे निर्भर करेगा। मान लीजिए एक जो है पिंड को मैं खिसकाते खिसकाते यहाँ पे बी तक लाया, तो अगर मैं खिसकाते खिसकाते ला रहा हूं तो फ्रिक्शन भी लगेगा। तो अब फ्रिक्शन लगेगा तो जरा सोचिए, जो रास्ता सबसे बड़ा होगा उस रास्ते पे हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, यानी जो रास्ता बड़ा उसमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, जो रास्ता छोटा उसमें कार्य कम करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया। तो आप समझ में आया कि क्यों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जैसे फ्रिक्शन फोर्स के अधीन या विस्कस फोर्स के अधीन क्यों जो वर्क है वो पाथ पर निर्भर करता है, उसका रीजन ये है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज नॉन कंजर्वेटिव इफ कर्ल, हमने बोला था ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका कर्ल जीरो नहीं होगा। क्लियर होगा? उसका कर्ल जीरो नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। बिल्कुल सही, ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनको निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या स्केलर पोटेंशियल के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्क इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ। तो ठीक है, यही तो मैं कब से बोल रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क डन है वो पाथ, एक्चुअल पाथ पे निर्भर करता है जिसके अलोंग डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, पार्टिकल को। मेरे ख्याल से ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला जो टॉपिक है आप लोगों को पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो भी एक चीज और, जो भी पुराने लेक्चर्स आप लोग जैसे किसी भी यूनिट के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, इसके नोट्स के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे पूरे जो ये सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, इसके कोर्स का पूरा वहां पे लिंक दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट कोर्स यूनिट वाइज। वहां पे लिंक आप चेक कर सकते हैं, नोट्स भी वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।